जिस बिहार की आबादी 13 करोड़ है, उस बिहार में सिर्फ 24 इंडस्ट्री है, 24 कंपनियां हैं, 24 फैक्ट्री है। जो बिहार कभी पूरे भारत को 40% चीनी अकेले बनाकर देता था, आज वही बिहार सबसे बेकार, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य कैसे बन गया। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण कि जो बिहार कभी इंडस्ट्रियल हीरो हुआ करता था, आज वो बिहार बेरोजगारी और पलायन का चेहरा मात्र बन गया है। आज हम बिहार के 100 साल पुराने साजिश की किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। आपको साजिश का पूरा पर्दाफाश करके बताएंगे, डेटा, इतिहास और राजनीति के साथ। लेकिन उससे पहले सरकार से कुछ सवाल है। आखिर जिस बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं, आज उसी बिहार के युवा को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता। जो बिहार कभी हजारों साल पहले देश दुनिया से आने वाले विद्यार्थियों का गढ़ हुआ करता था, जहां पर विश्व का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है, आज उसी बिहार के युवा को अपनी छोटी सी हायर एजुकेशन के लिए बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ता है। क्यों जिस बिहार से महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, मुकेश कुमार, वैभव सूर्यवंशी जैसे क्रिकेटर निकले हैं, उस बिहार के पास अपना एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम क्यों नहीं है। क्यों आज बिहार के पास एक ऐसा हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं है जहां खुद बिहार के मुख्यमंत्री के परिवार के लोग भी अपना इलाज करा सके। क्योंकि यहाँ के नेताओं को छोटी सी बीमारी होती है तो उन्हें बिहार छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। ये सवाल है सरकार से, ये सवाल है अधिकारी से, ये सवाल है सुशासन के उन बाबू से जो अपने आप को संविधान और कानून का रक्षक बोलते हैं। आखिर क्या था पहले बिहार में? पहले बिहार इंडस्ट्री का सुपर पावर हुआ करता था। 1907 में जब टाटा ने पहली बार आज के तत्कालीन झारखंड में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, 1930 तक बिहार में कोयला, अयस्क, खनिज संपदा के बल पर पूरे बिहार का औद्योगिक क्रांति बन चुका था। सीमेंट फैक्ट्री, पेपर मिल, चीनी फैक्ट्री, चीनी शुगर मिल, जूट फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री, स्कूटर फैक्ट्री, क्या नहीं था बिहार में। लेकिन धीरे धीरे ये सारी फैक्ट्रियां बिहार से वापस चली गई। बिहार को बेरोजगार और पलायन का मात्र दर्पण मात्र छोड़ दिया गया। आखिर ये कैसे हुआ? तो समझते हैं सबसे पहले कि बिहार में आजादी से पहले क्या था। बिहार में आजादी से पहले सैकड़ों शुगर मिल, सैकड़ों राइस मिल, सैकड़ों उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री हुआ करते थे। लेकिन आजादी के बाद जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक ऐसा कानून पास किया था, जिस कानून का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये कानून बिहार के उद्योग धंधे के ताबूत में पहली कील साबित हुई। ये कानून पास होने के बाद आप पूरे भारत में माल की ढुलाई कहीं भी करो, जो पैसा होगा, जो भाड़ा होगा, वो आपको केंद्र सरकार देगी। जिससे ये हुआ कि जो कंपनी या फैक्ट्री पहले बिहार में थी, उन्होंने सोचा कि भैया बिहार छोड़ के हम समुद्री तट के राज्यों में चले जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, जहां से हमें विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसान होगा। भाड़ा तो हमें सरकार दे ही रही है। जिसका नुकसान ये हुआ कि बिहार से धीरे धीरे कंपनी, इंडस्ट्री समुद्री तट के राज्यों में जाकर बस गए। बिहार के लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। जो बिहार के लोग कभी जिस बिहार के फैक्ट्री में काम करते थे, अब उन्हें वही फैक्ट्री गुजरात और तमिलनाडु में जाकर एक वर्कर के रूप में काम करना पड़ा। अगर ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती तो क्या होता? आज मैं लिखित तौर पे दे सकता हूँ कि बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल हब होता, सबसे ज्यादा फैक्ट्री कंपनी बिहार में होती। बिहार के युवा आज बेरोजगार नहीं होते, बिहार को आज पलायन नहीं करना पड़ता और बिहार की GDP आज पूरे भारत में टॉप 5 में गिनी जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कानून लागू हो गया और बिहार से धीरे धीरे उद्योग क्रांति का समाप्ति शुरू हो गई। बिहार से कंपनियों का पलायन शुरू हो गया। लेकिन 1954 में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही थी, उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा और फिर से बिहार में उद्योग क्रांति की शुरुआत करने की सोची। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारी शुगर मिल, जूट मिल का स्थापना भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1961 आते आते उनका देहांत हो गया
और उनके देहांत के बाद शुरू होता है बिहार में राजनीति की तबाही। उनके देहांत के अगले 29 साल में बिहार के 29 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। बिहार के हर 6 महीना साल भर बाद बिहार में आपातकाल घोषित कर दिया जाता था। बिहार की जो फाइलें थी सरकारी दफ्तर में सड़ने लगी और जो रही कसर कंपनियां थी वो बिहार से पलायन करने चली गई या वो कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि बिहार में कानून और लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं था। ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर 1990 में बिहार ने एक ऐसे युवा को पहचाना, बिहार ने एक ऐसे मसीहा को देखा जो गॉड ऑफ बिहार भी कहे जाते थे और कुछ लोगों के लिए आज भी वो भगवान साबित है, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। उन्नीस में गांधी मैदान में उन्होंने एक भाषण दिया था, जिस भाषण में कहा था कि बिहार अब बदलेगा, बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिहार की जनताओं के हाथ में होगा, बिहार में सब अब स्वाभिमान और अभिमान के साथ जिएंगे, बिहार में अब कोई भी हिंसा नहीं होगी, बिहार अब विकास की रफ्तार में एक अपनी नई ऊर्जा साबित करेगा। लेकिन ये सारे वादे, सारे जुमले गलत साबित हुए। 1990 में जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना और उसके बाद 1990 से 5 तक में जो बिहार का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, जिस काल को, जिस एरा को जंगल राज्य भी कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 1990 के बाद बिहार में लालू यादव ने सिर्फ एक राजनीति किया, वो थी जात की राजनीति। बिहार में जातिवाद की राजनीति हावी होनी शुरू हो गई। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गया। जंगल राज का वो दौर, जिसने वो दौर देखा है, वो सुन के आज उसकी आत्मा कांप जाती होगी कि जंगल राज में किस तरीके से घटनाएं और किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। कि उस समय कानून का राज थोड़ी था, उस समय राजनीति द्वारा पोसे गए, पाले गए गुंडों का राज हुआ करता था, रीजनल माफिया का राज हुआ करता था। इस परिवेश में कौन सी कंपनी निवेश करेगी बिहार में? और जो भी कंपनी फैक्ट्री थी, सरकार ने उसे धीरे धीरे करके बंद कर दिया। ये कंपनी खुद ब खुद बंद हो गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सिर्फ गुंडों और माफियाओं के हाथ में था। 1995 में जब लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, तो लोगों को लगा कि शायद अब लालू यादव विकास के बारे में सोचेंगे, लालू यादव बिहार के बारे में सोचेंगे, लालू यादव बिहार के उद्योग के बारे में सोचेंगे। और उस समय 1995 में चुनाव जीतने के बाद बिहार के बहुत सारे इंडस्ट्रियल, इवन विदेश के भी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका तक के बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिहार में लालू यादव से मिलने आए थे कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए, हम बिहार को बदलेंगे, बस आप हमें समर्थन दीजिए। लालू यादव को लगा भैया बुढ़बक यही सब का होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। MOU वगैरह को उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वो सारी फाइल आज भी शायद किसी सचिवालय या मंत्रालय में सड़ रही होगी। जंगल राज खत्म होने के बाद 2005 में बिहार के लोगों ने फिर एक ऐसे इंसान को चुना जिसे विकास पुरुष कहा जाता है, जिसे सुशासन बाबू कहा जाता है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम कंपनी के रिफॉर्म के लिए नए नए पॉलिसी लाएंगे, हम सब्सिडी देंगे, इनिशिएटिव लेंगे, इंसेंटिव देंगे, हम उद्योग धंधा को बढ़ाएंगे, बिहार में स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाएंगे। लेकिन ये सारे वादे फिर से जुमले साबित हुए और फिर बिहार वासियों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। लेकिन 2005 से 2015 के बीच में जो नीतीश कुमार ने काम किया था वो काबिल तारीफ थी। उस समय उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया, बिहार के उद्योग के लिए काम किया, लेकिन उतना काम नहीं हुआ जितना बिहार को चाहिए था। एक भी कंपनी को सब्सिडी नहीं मिला, किसी को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला, कोई स्पेशल इकोनॉमी जोन नहीं बनाए गए और जो भी वादे किए गए थे वो फाइल एक मंत्रालय और सचिवालय में दब के रह गए। 2015 के बाद नीतीश कुमार ने जो पलटी मार के राजनीति शुरू की, ये बिहार के बर्बादी की वो आखिरी कील साबित हुई, जिससे बिहार आज तक नहीं उभर पाया है। और 2015 के बाद 2016 में जो बाढ़ आया, इसमें हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। बिहार का जो चेन बना हुआ था औद्योगिक क्रांति का, वो धीरे धीरे टूट गया
और रही कसर जो बाकी थी वो लिक्कर पॉलिसी ने पूरी कर दी। यानी कि लिक्कर पॉलिसी के बाद बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बिहार में कोई उद्योग क्रांति नहीं बची, कोई स्टार्टअप नहीं बचा, कोई कंपनी नहीं बची। जिस बिहार में कभी हजारों फैक्ट्री कंपनी हुआ करती थी, आज उस बिहार में सिर्फ मात्र 24 कंपनियां 24 फैक्ट्री बच चुकी है। कभी बिहार में 50 से ज्यादा चीनी मिल हुआ करता था, आज उस बिहार में मात्र 8 या 10 चीनी मिल चल रही है, वो भी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं कर पा रही है। अब 2020 और 22 के बाद बिहार ने फिर एक ऐसे इंसान को देखा है जो शायद बिहार को बदलने की बात करता है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये घर घर जाके लोगों से वादा कर रहे हैं, हम बिहार को बदलेंगे, हम बिहार में शिक्षा नीति लागू करेंगे, हम बिहार में औद्योगिक क्रांति लाएंगे, बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिलेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा, बिहार में हम IT हब लगाएंगे, बिहार को हम फिर से विकसित बिहार बनाएंगे। क्या बिहार के युवा फिर इन्हें मौका देंगे? या बिहार के युवा फिर से अपने आप को ठगा महसूस करेंगे? क्या प्रशांत किशोर सच में बिहार को बदल पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर सच में बिहार की वो आखिरी उम्मीद है? अगर प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो क्या बिहार इसी तरीके से अपनी बर्बादी की दास्तां को अपनी नंगी आंखों से देखता रहेगा? क्या प्रशांत किशोर सच में बिहार को विकसित बिहार बना पाएंगे? तो अगर इन सभी चीजों को हम सारांश में देखें तो बिहार की बर्बादी किसी जंगल राज्य ने शुरुआत नहीं की। बिहार की बर्बादी किसी एक मुख्यमंत्री के हाथ से नहीं हुई है। बिहार की बर्बादी शुरू हुई आजादी के बाद। जो पहला बर्बादी का दास्ता लिखा गया था वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लिखा था। अगर वो पॉलिसी नहीं आती तो आज बिहार समृद्ध होता, आज बिहार डेवलप होता, आज बिहार के युवा को पलायन नहीं करना पड़ता। आज भी एक डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 50 लाख से ज्यादा युवा बिहार से बाहर रोजगार और शिक्षा के लिए जा रहे हैं। आज बिहार के मात्र 12 से 15% लोगों के पास ही अस्थायी जॉब है, जिसमें से 30 से 35 लाख सिर्फ सरकारी जॉब है, बाकी प्राइवेट जॉब है। कृषि को अस्थायी जॉब नहीं माना जाता है। आज भी बिहार के 50% डॉक्टरों की सीट खाली है। आज भी बिहार में 36% स्कूल में टीचर तक नहीं है। आज भी बिहार में ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि नेशनल लेवल पर अपने आप को एक पहचान बनाता हो। क्या ये बिहार यूं ही अपनी बर्बादी देखता रहेगा? क्या बिहार को बदलने कोई आएगा? अगर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर सच में बिहार को बदल सकते हैं तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं, आप सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपनी बर्बादी की कहानी को यहीं पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ जो हमने गंभीर मुद्दे पर चर्चा की है, आप हमारे चैनल पर जाके बहुत सारे ऐसे वीडियो देख पाएंगे जिसमें आपको बिहार के उन गंभीर मुद्दों के बारे में मालूम चलेगा जिस पर शायद कोई मीडिया या इन्फ्लुएंसर बोलने में भी डरता है। अगर आप भी बिहार में विकास चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। अपनी राय कमेंट में बताइए कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जय हिंद, जय बिहार।